नमस्कार, मैं विजय। बचपन से एक ही बात सुनते और समझते हुए हम पले बढ़े हैं कि अनेकता में ही एकता है। संयुक्त परिवारों की पूरी कहानी इसी बात से लेकर निकलती थी कि गांव गुरबों का वह परिवार सबसे ज़्यादा धनी माना जाता था, जहां सब कई पीढ़ियां एक साथ मिलकर एक चूल्हे में खाना खा पका और बना रही हैं। युग बीता, अलग अलग तरीके के प्रयोग देश और दुनिया में चलते गए। हम टीवी की दुनिया से होते हुए ना जाने कब संयुक्त परिवार के उस पूरे के पूरे अनेकता में एकता वाले परिवेश से निकलकर अखंड भारत के एक अलग प्रयोग की तरफ बढ़ने लगे। पहले जो परिवार अखंड हुआ करता था, उसको खंड खंड करते हुए अब देश की सियासी बयार अखंड भारत के एक यात्रा पर है। सपना किसी का भी हो, लेकिन सपना अखंड भारत का अपने आप में अच्छा विचार है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या कब होगा, यह सब सियासतदानों पर अगर हम छोड़कर अपने आप को खंड होने से बचाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। देश इस समय एक अलग कवायद पर चल रहा है। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। ये सब जो पूरे नारे हैं, इन नारों की आखिर आज ज़रूरत क्यों मान पड़ी? और अगर ये नारे वाकई ज़रूरी हैं तो क्या हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। उनकी जो रिसर्च लैब है, उसी का ये नारा है। और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी। और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए। तो जिनसे इन सीटों के मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। मतभेद काम का जो पूरा काम है वो भाजपा करते हैं और विशेष रूप से योगी जी करते हैं। ये इनका काम है कि ये लोगों को कैसे भी बांटना है, लोगों को कैसे धमकाना है। ये अभी उपचुनाव हो रहा है, हर जगह धमकी दी जा रही है, हर जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये भाजपा का काम है। ये पूरी तरीके से ये विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, मजबूती से अपना काम कर रही है। राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश है। अब जितने परिवार अलग हुए थे सबको जोड़कर हम एक करने की बात कर रहे हैं। क्या वो गांव फिर से वापस अपने उसी समाज और सांस्कृतिक परिवेश की तरफ बढ़ेगा जहां भाई भाई बिछड़कर अलग हो गए थे और अब एक होकर के एक कुनबा बन जाएंगे? क्योंकि पहले हम गांव, कुनबे, परिवार, समाज की बात किया करते थे और आज हम अपने परिवार की बात करते हैं कि आपकी फैमिली है क्या। लेकिन इस समय हर तरफ झारखंड के चुनाव से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर जगह एक है तो सेफ है वाला नारा, बटोगे तो कटोगे वाला नारा गूंज रहा है। आखिर ये डर है किससे? ये सत्ता और सियासत के लोग डर दिखा किससे रहे हैं आपको? और ये आपको किस
डर के साथ ले जाकर के एक रहने की बात कर रहे हैं। एक रहने की बात तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर एक धर्म में ये कहा गया है कि ऊपर वाला एक है। जब ऊपर वाला एक है तो हमें एक होने में क्या दिक्कत है। लेकिन यह बोला किसके लिए जा रहा है, यह देखने और समझने की बात है। 14 साल बाद संघ के प्रमुख यानी आदरणीय मोहन भागवत जी ने एक शब्द बोला। पहले जो शब्द कि हिंदुत्व, मुस्लिमों के अंदर भी डीएनए हिंदुत्व वाला है, वही वाला डीएनए अब निकल करके हिंदुत्व की बातों पर आ गया। फिर हिंदुत्व की बातों से निकलते हुए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे और ये सब नारे चलते चले गए। सत्ता सियासत के लोगों ने इन नारों का पैतरा बनाया और इसको उठा लिया। शायद बोलने वाले भी यही चाहते हैं कि हम कुछ बोलेंगे और आप उसको माहौल बनाओ। सियासी दांव पेच यही है, सब एक हैं। अगर आप एक मुद्दे की बात करेंगे तो इस मुद्दे के मामले में क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सत्ता सियासत से जुड़ा हुआ हर एक किरदार इस बात की कोशिश करता है कि जो नारा या जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए उसके अगेंस्ट उसका एक नैरेटिव हो। इस समय हर कोई इसी पर बात कर रहा है, किसने काटा, किसने बांटा, किसने बचाया और किसने जोड़ा। इन सब से अलग हटकर कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि क्या अलग हुए परिवार एक होकर अब एक कुनबे में बन जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो शायद बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। कोई इस पे बात नहीं कर रहा है कि क्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो अलग कर दिए गए थे भौगोलिक और राजनीतिक सोच के कारण, उनको एक करके एक प्रदेश बना दिया जाएगा। शायद ऐसा होता तो अखंड भारत की कल्पना में हम बातचीत कर सकते थे, लेकिन ऐसा किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए हमें यह डर दिखाना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हर कोई इंश्योरेंस बेचने वाला आपको साफ बोलता है कि जीने के बाद भी, मरने के बाद भी, जो भी है, जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी। इस तरीके के नैरेटिव आते क्यों हैं? आपको डर दिखाकर इंश्योरेंस बेचा क्यों जाता है? तो आपको डर दिखा करके आपको एक सत्ता की भावना, एक पूरी की पूरी एजेंडे को आज बेचा क्यों जा रहा है, यह सोचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह पूरा का पूरा दौर चुनावी दौर है। हम अमृत काल की बेला से निकलते हुए चले आए, हमने हर एक नारे को सुना। मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब सबके साथ में एक रहोगे तो नेक रहोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, कटोगे तो बटोगे। इस तरीके के जो नारे अलग अलग तरीके से निकल कर आ रहे हैं, वो साफ बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला दौर अब खत्म हो चुका है। अब दौर कुछ अलग दिशा में जा रहा है। उस दौर की तरफ पूरा भारत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? यह साफ शब्दों में इसकी क्रोनोलॉजी समझने पर आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि आखिर यह एजेंडा आया क्यों। 14 से डीएनए खोजने वाले लोग 22 के बाद 24 आते आते 24 के दौर में जब चुनावी बेला में हम पहुंचे तो एक रहोगे तो सेक रहोगे वाले भाषा में क्यों चले गए। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास चल रहा था, तो दूसरी तरफ अब आपको एक कौम विशेष से डर दिखा करके आपको एक रहने की बात की जा रही है, जबकि पहले हमें आपको हमारा धर्म अच्छी तरीके से जोड़ा जा रहा था। धर्म बताता था कि हम कैसे एक सूत्र में रहेंगे और कैसे किसकी शक्ति करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी भक्ति करेंगे। लेकिन भगवान राम के मंदिर आते आते धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य जैसे लोगों का भी अपमान करके इन सियासतदानों ने उनको किनारे कर दिया। उनको धर्म को ढक्कन दिखाने की पूरी कवायद के बाद आज ये सियासतदान धर्म को किनारे करके अब आपको उपदेश दे रहे हैं। ये आपके धर्म गुरु नहीं है, लेकिन ये आपके सियासी गुरु हैं। हर एक का अपना सियासी कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन वो कुनबा खुद में एक नहीं है। तो अगर ये कुनबे एक नहीं है तो आपको किस एक होने की बात कर रहे हैं? यह जो एक और सेफ का पूरा नारा है, एक और नेक का पूरा नारा है, इसका जायजा हमने जमीन पर भी लेने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान क्या दिया, मानो बयानों की बहार आ गई। हर नेता अब उस बयान के आगे लपक ले रहा है, लीड ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। उसी से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। मोहन भागवत हो या और धर्मगुरु हो, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के बयान दिए। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसी पे आगे बढ़ते हुए मायावती ने कहा जुड़ेंगे तो
बढ़ेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं समाजवादी पार्टी के बाहर और इस तरफ आप देख सकते हैं मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। कुछ इसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये होर्डिंग लगाई हुई है कि मठाधीश, जो एक शब्द मठाधीश है, इस शब्द पे भी काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी विद्रोह हुआ था, लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, जिसमें अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन एक बार फिर यहाँ वही शब्द लगा हुआ है, मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे और पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। कुछ इसी तरह के बयान चल रहे हैं देश में, और देश की आखिर राजनीति किस रुख जा रही है, इससे 2027 में किस तरफ राजनीति जा रही है, इन बयानों से क्या मायने निकलते हैं। लोग तरह तरह के अपने हिसाब से, अपने अनुसार इन बयानों के मायने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन बयानों से देश की राजनीति का रुख कहीं और मुड़ रहा है, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र। इस तरह के बयानों की एक बाढ़ सी आई हुई है। हर नेता अपने हिसाब से इस बयान के मायने निकाल रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देख रहा है तो कोई पक्ष विपक्ष से इस बयानों को जोड़ कर देख रहा है। लेकिन लोगों का क्या कहना है, इस पे उनकी राय जानने के लिए हम इस वक्त खड़े हैं समाजवादी पार्टी के बाहर और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन बयानों का लोगों के जहन पे क्या असर है, लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, लोग इन बयानों को किस तरह से ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट इधर देखिए। इन बयानों पे जैसे लिखा है मठाधीश बांटेंगे तो काटेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं, नॉर्मल आदमी से ही जानना चाह रहे हैं आखिर इन बयान का एक कॉमन मैन पे क्या असर पड़ रहा है। सबका अपना अपना रीजन है, जो बोल रहा है, बाकी इसमें आम जनता को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। जो छोटा आदमी काम करेगा तो खाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये लिख रहे हैं पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, काफ़ी देर से यहाँ, किस तरह की हलचल आपको देखने को मिल रही है? इन बयानों में क्या चर्चाएं आपको देखने? चलिए, तो ये कॉमन मैन है, इनका कहना है इन बयानों से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कमाना है और खाना है। लेकिन ये सियासतदानों के बयान हैं, इसको किस तरह से लेते हैं और लोग किस तरह से लेते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या है आप समाजवादी पार्टी? मैं लोकसभा प्रभारी कर लूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे जी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है शेष। आप कह रहे हैं मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। देखिए, पीडीए ने सीधा जोड़ने की राजनीति की है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, कमज़ोर अगड़े, देखिए मैं भी ठाकुर हूँ, कमज़ोर अगड़े भी आते हैं, तो हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। और जब से सरकार बाबा की बनी हुई है, योगी आदित्यनाथ जी जो आए तो मठ से हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, 69 भर्ती पूरा अक्षर खा गए। उसके बाद जितने भी बीसी में नियुक्त किए गए, बीसी में अक्षर खा गए। तो कहीं ना कहीं देश में जो बांटने की राजनीति उन्होंने शुरू की है, ये जो बांटने वाले लोग हैं वो कभी जोड़ नहीं पाएंगे किसी को। तो जनता तैयार बैठी है और 27 में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। ये उपचुनाव है, उपचुनाव तो आप जानते हैं कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं उपचुनाव। यहाँ पे जो जिलाधिकारी जो बैठे हुए बन के, ये जिलाधिकारी नहीं है, ये जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये तो कहीं ना कहीं ये तो बेईमानी कराने की मूड में बैठे हुए हैं। लेकिन जनता बदलाव चाहती है, हर एक कार्यकर्ता बूथ पे काम कर रहा है और बड़ा परिवर्तन होगा। जैसा परिवर्तन हुआ 24 में हुआ, ऐसे ही परिवर्तन 27 में बहुत बड़ी लेवल पर होगा। एक होर्डिंग वार चल रहा है, एक होर्डिंग आपकी और लगी है, 2024 के जननायक, 2027 के महानायक जी। आप गठबंधन में, उसके बाद महानायक फिर अखिलेश कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम लोग जो 2024 लड़ाई लड़े थे वो केंद्र सरकार बनाने की थी, तो उसमें जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी। लेकिन 2027 की लड़ाई जो होगी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमेगी। जननायक तो राहुल गांधी को 2024 में कहा जा रहा था। देखिए, वो हमने क्या कहा, 24 चुनाव है, 24 चुनाव जो होता है वो 24 चुनाव था उसका केंद्र सरकार बदलने का। जब केंद्र सरकार बदलती तो
जननायक राहुल गांधी बनते हैं, लेकिन जब सत्ताईस सरकार बनेगी और तो जननायक बनेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से, और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जी, मायावती ने इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। जी जी, तो उनकी अगर मानसिक अगर वो आना चाहती हैं, अगर हम लोगों का साथ देना चाहती हैं, उनका स्वागत है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है हरदम, बसपा के लिए हरदम बड़ा दिल दिखाया है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो अगर जुड़ना चाहेगी हम लोगों के साथ तो उसका स्वागत है। आपको लगता है कि अब बसपा आपके साथ जुड़ना चाहेगी? देखिए, बसपा जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जो बसपा का जो वोट है उसने मन बना रखा है जुड़ने का। जो पीडीए में डी है हमारा, दलित से लेकर जो इतना अल्पसंख्यक वोट है वो कहीं ना कहीं जुड़ चुका है। और बसपा तो वैसे भी, बसपा की जितना भी लीडरशिप थी, जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सबके सब समाजवादी हो गए। तो अगर बुआ जी हमारी अगर आशीर्वाद देना चाहें अपना तो उनका स्वागत है। मतलब अभी भी आप बुआ जी मानते हैं? जी जी। बहरहाल समाजवादी पार्टी के बाहर काफ़ी गहमा गहमी है, हाँ। काफ़ी लोग हैं, लेकिन जी यहाँ पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ये गहमा गहमी आखिर किस लिए है? राष्ट्रीय जी अंदर है, यहाँ अंदर है। अच्छा, ये गहमा गहमी किस लिए है? गेमा गेमी, देखिए गेमा गेमी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब रहते हैं यहाँ पे, देखिए उम्मीद की किरण समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, और जब उम्मीद दिखती है तो लोग आएंगे। और इतने बड़े चेहरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो, तो कहीं ना कहीं जो उनके पास आता है निराश नहीं लौटता है। तो जो यहाँ दिख रही है भीड़ आपको, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आई है, एक झलक पाने के लिए आई है। तो स्वागत करिए हम लोगों का 27 के लिए। 9 में कितने? 9 में 9 हो जाएंगे जब डीएम जिलाधिकारी ना बने। तो जो जिलाधिकारी हैं जो वो जिलाध्यक्ष न बने भाजपा के। मतलब अभी भी आपको संशय है कि 9 नहीं जीत पाएंगे? देखिए हम क्या करें, 9 में 9 हो जाएंगे अगर जिलाधिकारी जो है भाजपा के जिलाध्यक्ष न बने। तो आप देखिए फरुखाबाद सीट हमारी जीती हुई सीट हरवा दी। ऐसी कई सीटें हैं लोकसभा की जो जिलाधिकारी ने हरा दी। हम लोग कह रहे थे ईवीएम का खेल नहीं है, जिलाधिकारियों का खेल है। एक जहाँ बैठ जाते हैं गड़बड़ कर देते हैं मामला। इसको रोकने के लिए सपा की रणनीति क्या है? हम लोग चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हम लोग जनता के पास जा सकते हैं, जनता के बीच कह सकते हैं जाकर अब जनता ही प्रवर्तन करेगी इन मठाधीशों का। बिल्कुल आपका अंदाज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह है। बिल्कुल अखिलेश यादव जिस अंदाज में बोलते हैं उसी अंदाज में आप बोल रहे हो। कुछ आपका चेहरा भी मिलता हुआ है। तो सौभाग्य है मेरा। ये इनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी ही भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। जो इनके नेता ने कहा था वही बयान इनका भी है। पीडीए का काम है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये एक महिला हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी समझ में आखिर इन नारों का क्या आ रहा है, ये कितना समझ पा रही है। प्रजावादी समाज से लैपटॉप दिया अखिलेश जी ने, टॉप किया इसलिए। अच्छा, आपने टॉप किया है, आपको अखिलेश जी ने लैपटॉप। आपको इन नारों का क्या समझ में आ रहा है? जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो एक। अखिलेश यादव कह रहे हैं जोड़ेंगे, जोड़ेगी और जीतेगी। क्या समझ में इन नारों का आ रहा है? एक आम महिला इन नारों का क्या कोई एक कॉमन मैन की हैसियत से आपकी समझ में क्या आ रहा है वो बताइए। अपने मन की भावनाओं को बताइए। पॉलिटिक्स में नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे इन्होंने लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इसका क्या समझ में आपके आ रहा है? एक आप नॉन पॉलिटिकल हैं, एक आप महिला हैं, गृहिणी हैं, तो आपकी ये चीज़ समझ में आई कुछ नहीं आई? बिल्कुल, एक महिला है, इनका ये कहना है कि अगर इनसे जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम अभी और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी समझ में इन नारे का क्या है और इन नारों का यहाँ पे क्या असर है, पब्लिक पे क्या असर है। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से हैं आप? अम्बेडकर नगर। आज आप सपा कार्यालय आए, आपको इन नारों का क्या समझ में आ रहा है जो इस देश की राजनीति बदल रही है? ये नारे लगाए जा रहे हैं, देश के जो मूलभूत मुद्दे उनको डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक सिगुफा लेके आई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये जो नारा है आरएसएस के कार्यालय से निकला हुआ नारा है। आप शिगुफा बता रहे हैं, पूरे देश में नारे चल रहे हैं। इस तरह के नारे भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाती है कि
जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, एज इट इज, जैसे बेरोजगारी है 45 सालों में सबसे चरम पर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक आप कैसी बात कर रहे हैं? 40 साल 45 साल में चरम पे है, लगातार भाजपा तो कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं। भाजपा रोजगार दे नहीं रही है। जो रोजगार सृजन होना चाहिए था, क्रिएट होना चाहिए था, वो नौकरियां नोटबंदी आने के बाद, GST आने के बाद जो है पूरी तरीके से रह गई है। अभी IIT की एक रिपोर्ट आई है, बॉम्बे IIT का 33% लोगों का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, शिक्षा का निजीकरण कर रही है, बाजारीकरण कर रही है, और देश के जो शोषित है, वंचित है, गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, उसको शिक्षा से वंचित करने का इनका एजेंडा है। सपा ने क्या दिया? सपा अपने शासनकाल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया, वन ऑफ द बेस्ट सड़कें दी, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आपने जो 5 लाख नौकरियों की बता रहे हो, उनमें कोई एक ऐसी नौकरी बताइए, कोई एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा भर्ती हुई? टीचर भर्ती सबसे ज़्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमित भर्तियाँ हो रही थी, आज परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों रोक दी गई? 69,000 शिक्षक भर्ती आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने माना कि इसमें 19,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो आबादी में ज़्यादा है उनका विकास ना करके जो आबादी के कम लोगों का विकास भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। और इस सरकार में पेपर लीक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। लगभग 12 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में आगे क्या करना चाह रहे हैं? ये तो चल रहा है, ये आरोप पार्टियां लगा रही है, लेकिन ये देखिए आगे क्या रणनीति है? पार्टी का स्पष्ट मानना है जो विकास 12 से 17 के बीच हम लोगों ने किया है, उसी विकास को हम लोग आगे 27 में सरकार बना के करने का काम करेंगे। 9 में कितने? 9 की सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस उपचुनाव में सफाया होने जा रहा है। और जिस तरीके से BLO बदले जा रहे हैं, अपने जात के अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है। ये सपा हमेशा जात खेलती है, और भाजपा कह रही है और कह रहे हैं पार्टी वाले सबसे ज़्यादा धर्म खत्म होना। अगर सबसे ज़्यादा कोई जातिवादी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप भी तो पिछड़ा कर रहे हैं। पंचम तल से लेकर नीचे तक आप उठाकर देख लीजिए कौन अधिकारी आज आपकी पार्टी भी तो पिछड़ा कर रही देखिए, है। हम पीडीए का मतलब है जातिवाद को जातिवाद से नहीं देख रहे हैं। तो ये तो एक मीडिया का, गोदी मीडिया का एक नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव है। पीडीए का मतलब हमारा ये मानना है पीडीए का मतलब जो हजारों साल से शोषित है, वंचित है, जो समाज की मुख्यधारा में नहीं आए, जो संविधान में हक, अधिकार और सम्मान दिलाना चाहता है, उसी रास्ते पर चल के डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के सपनों का भारत। पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब है जो शोषित है, वंचित है। पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो इसमें जातिवाद कौन लेके? ए फॉर आधी आबादी है, ए फॉर प्रोग्रेसिव अगड़ा भी है। जातिवादी हम लोग नहीं लेके आए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया हुआ। बहरहाल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का ये कहना है जातिवादी मानसिकता भाजपा की बनी हुई है, और उसी के तहत इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि सियासत का खुला खेल है, लेकिन लोग अपने आप में इसको अपने अपने तर्क से देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है मौका है हम अपनी भी बात कुछ रख लें। अपना अपना ज्ञान रखने वाले भारत के हर एक किरदार ने आज इस पूरे के पूरे नारे को एक नैरेटिव में सेट कर दिया है, और यकीनन चुनाव में यह परसेप्शन मैनेजमेंट का पूरा खेल खेला जाएगा, और इसका परिणाम भी अलग तरीके से दिखेगा। हरियाणा में आपने पूरा खेल देखा। हरियाणा में सत्ता सियासत की बागडोर संभालने वाली कांग्रेस की कल्पना को कैसे धराशायी किया गया, इसकी पूरी गणित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ संगठित तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बागियों को और अपने उम्मीदवारों को एक सूत्र में पिरो करके जीतने की बात की, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने अपने लोग अपनी अपनी रोटी और अपनी अपनी सियासत की पूरी
जो रसोई है उसको सजाने में अपना समय निकाल दिया। मौका फिर वही चुनाव का है, झारखंड, महाराष्ट्र और कई राज्यों में उपचुनाव। सब इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कार्यकर्ताओं के लिए तो संदेश बड़ा साफ सुथरा है, लेकिन जनता के लिए कैसे, जनता एक कैसे रहेगी? अब सवाल इस पे आता है कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या है। कुल मिलाकर एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ते हुए भारत के लिए यह नारे बड़े मायने रखते हैं। यह नारे मायने इसलिए रखते हैं कि सियासत के गलियारे में एक देश एक चुनाव की पूरी कल्पना तभी संभव है जब पार्टियां कम हो, जब क्षेत्र से जुड़ी हुई, क्षेत्र की बात करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर में हो। राष्ट्रीय पार्टियां अपने अपने नीतियों के साथ जमीन पर उतरें और लोकसभा से लेकर प्रधान तक उनका अपना एक विचारधारा का पूरा फ्लो बढ़े। ऐसा तभी हो सकता है जब एक देश और दो पार्टियां, एक पक्ष और एक विपक्ष के रूप में पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जाए। ऐसा लड़ने के लिए इन सभी पार्टियों को मिलकर उन छोटी पार्टियों को निपटाने की जरूरत पड़ेगी जो पार्टियां आज अपने अपने वाद की पूरी लड़ाई लड़ रही हैं। चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, या फिर आरजेडी और जेडीयू इस तरीके की छोटे छोटे दल हो, या जेएमएम जैसे पार्टियां हो, शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो। इस तरीके के छोटे छोटे दल जो कभी किसी बड़े पार्टी से निकल करके टुकड़े बन करके आज अपने अपने एरिया में अपने लोगों की बात करके अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी माटी और अपने व्यवसाय और अपने लोगों के वाद की लड़ाई लड़ करके उन्होंने अपनी जो जमीन बनाई है उसको तोड़ने के लिए यह जमीन की अपनी कवायद, सियासी कवायद बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से जमीन पर उतारी जा रही है। माहौल भी है, मुद्दा भी है। अब बात छोटी छोटी पार्टियों की, जब हम हिंदुओं के एक होकर के लड़ने की बात करते हैं तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कि भाजपा हर उस कौम के वोट को इकट्ठा करके, हर उस टोले, जाति, धर्म से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके जो मानते हैं कि वो हिंदू हैं, उनको एकजुट करके अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है। यह जनाधार किसी के लिए भी बढ़ सकता है। बात साफ सुथरी तरीके से सोचने की है कि कौन ज्यादा चिल्लाएगा, किसकी बात को ज्यादा सुना जाएगा। जिसका एजेंडा बड़ा उसका नैरेटिव सेट होना आसान तरीके से है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं पुराने चेहरों को ला करके नई सदस्यता का जो दांव खेला है, इससे आंकड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन कभी क्या किसी ने सोचा है कि जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने पैदल चलते हुए, रथ यात्रा करते हुए, बाबरी से लेकर के ना जाने कितने बूथों पर जाकर के अपनी पैठ बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों को खड़ा किया था, आज उनको फिर से वापस सदस्य बना करके कैसे उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के खड़े करने के पूरे लक्ष्य और उनकी यात्रा को मटियामेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी की पूरी कवायद अच्छी हो सकती है, कांग्रेस के लिए भी ये पूरी की पूरी कवायद अच्छी हो सकती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए शायद नहीं। ऐसा मेरा मानना है। आप इससे सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता सियासत से जुड़े हुए लोगों के पैतरों में एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, ये सब जो पूरा का पूरा इस समय ड्रामा चल रहा है, यह सब सियासी ड्रामा काश अलग हुए भाइयों को जोड़ करके फिर से भाईचारा लाता, परिवारों को, पीढ़ियों को इकट्ठा करके कुनबा बनाता और कुनबा गांव और समाज का निर्माण करता। अगर ऐसे समाज एकजुट हो जाते तो भारत की सारी भ्रांतियां शायद खत्म हो जाती। और अगर इस नेक इरादे के साथ सत्ता सियासत के गलियारे में एक और सेफ की बोली बोली जा रही है तो उसका हमें दिल खोल करके स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत को खंड खंड करने वाले लोगों ने अगर इसको अखंड करने की कल्पना बना ली है तो वाकई यह श्रेष्ठ भारत, एक देश, अखंड भारत की कल्पना का सही रास्ता हो सकता है। लेकिन कितना, सुनिए और खुद ही तय कीजिए। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं सपा कार्यालय पे। होल्डिंग वॉर अभी भी जारी है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। होल्डिंग वॉर से लेकर भाजपा का बड़ा बयान आ रहा है सामने। उनके नेताओं कह रहे हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। अब वहीं पीएम मोदी कह रहे हैं सेफ है तो एक। आखिर सियासत किस तरफ जा रही है? क्या राजनीति में इसका कोई असर पड़ने वाला? हम लोगों से जानने की कोशिश करें उनके नजरिए में ये बयानबाजी के क्या मायने हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, सेफ रहेंगे, इस पर क्या
मुद्दा है, मतलब कि आप किस नजरिए से आप इसको सबको देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है डिवाइड एंड रूल करके सत्ता हासिल करना चाहती है और 2024 के चुनाव में जो 400 सीट का दावा करती थी, नारा देती थी, और वो जो है उत्तर प्रदेश से उसका सफाया इंडिया गठबंधन ने कर दिया और पीडीए के लोगों ने। तो इनके पास मुद्दे नहीं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मेन इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का प्रोपोगेंडा आरएसएस की फैक्ट्री से, प्रयोगशाला से तैयार हुआ है। अब पूरे देश में इसलिए इसको ये लाना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा अभी जो दंगे हुए थे बहराइच में, उसमें इन्हीं के विधायक ने अपने ही लोगों पे आरोप लगाया, बाद में दबाव पड़ा तो पलट गए लेकिन एक्सपोज हुए। उसी तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी एज इट इज 45 सालों में सबसे उच्चतम दर पे है। एनएसओ का आंकड़ा आया था 83% लोग, भारत जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इन्होंने तो आंकड़ा देना बंद कर दिया। 83% युवा तो जो है बेरोजगार है। और इन मुद्दों पे जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 9 से लेके 9 से अधिक पेपर इनकी सरकार में लीक हुए और रोजगार उत्तर प्रदेश में इनको ना देना पड़े। देश में इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पे बात नहीं हो रही है। डबल इंजन की इनकी सरकार है, लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार कस्टोडियल डेट बढ़ी है। ह्यूमन राइट कमीशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को जो डेट हुई है कस्टोडियल फेक, उस पर नोटिस शब्द जारी की है। तो इन मुद्दों पर प्रश्न ना बने, इसलिए उपचुनाव में जीतने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऐसे मुद्दों को लेकर आए हैं। लेकिन हम पीडीए वाले लोग ये इनको बता देना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग देश की साझी संस्कृति को जोड़ने का काम करेंगे। इसीलिए ना तो पीडीए के लोग बटेंगे ना तो कटेंगे, हम जुड़ेंगे और ये उपचुनाव जीतेंगे। सपा कह रही है 9 की 9 सभी सीटें जीतेंगी। क्या इस बार 13 नवंबर को जो परिणाम आएंगे, क्या उसमें सभी 9 सीटें जीत पाएगी? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन का फरमान आया जो 13 नवंबर का था, वोटिंग 20 नवंबर को हो गई। तो हम लोग जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार कमज़ोर करने का काम कर रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी अटैक कर रही है। अभी आरक्षण का जो मुद्दा था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें आपने देखा उस आरक्षण में जो घोटाला हुआ, उसके अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जितने भी मंत्री विधायक पिछड़े समाज से थे सब जगह गए, लेकिन उनको कहीं न्याय नहीं मिल पाया। इसीलिए इन सारे मुद्दों को एज इट इज हम लोग लेकर जाएंगे जनता के बीच और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेंगे इस चुनाव में। और जो 9 का 9 उपचुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा, मगर पिछली बार तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई थी उस भाजपा की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे संसाधन ज़्यादा थे, भारतीय जनता पार्टी पर मशीनरी का, सरकारी मशीनरियों का इन्होंने दुरुपयोग किया, अपनी एजेंसी का दुरुपयोग किया, शासन सत्ता का दुरुपयोग किया, जनता को गुमराह करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वही जनता 2024 में जो दम्भ बांटते थे कि 80 की 80 लोकसभा की सीटें ले जाएंगे, इसी उत्तर प्रदेश की जनमानस ने इनको जो है खदेड़ने का काम किया और सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बन के उभरा। और जो इनका 400 का आंकड़ा था, जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से ही माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फॉर्मूले का प्रयोग करके इनकी सीटें घटाने का काम किया। और ये सरकार बैसाखी की सरकार है, ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है और 27 में भी उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रदेश में परिवर्तन करने जा रही है। परिवर्तन करने जा रही है। भाजपा ने भी अब कह दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इस नई इतने बयानबाजी के उसमें क्या सरकार राजनीति नई तरफ शुरुआत हो रही है? नई तरफ कहीं शुरुआत नहीं हो रही है। सारी जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रही है। बीजेपी ने जितने वादा जनता से किया था वो एक भी पूरा नहीं किया है। जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है,
तो यहाँ स्कूल और खुलने चाहिए, तो कोई स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। बंद नहीं हो रहे, फर्जी है। ट्वीट कर दिया गया कि ये फर्जी है। हर 2 महीनों में ऐसी खबरें चला करती नहीं, क्यों खबर चलती है? तो क्यों खबर चलती है? ऐसे कहीं से बात आई होगी तभी तो उन्होंने कितने विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय। तो और खुलने चाहिए कि बंद होना चाहिए? जनसंख्या ज़्यादा है तो और खुलने चाहिए विद्यालय ना। 28,000 करीबन बंद करने का भी 2 दिन पहले आया था कि बंद होंगे, मगर अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो यहाँ के पूर्व वो हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सिर्फ चिन्हित किए गए हैं ताकि फैसिलिटी और बढ़ाई जाए। वो इसलिए बोल रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, इसलिए बोल रहे हैं। वो तो करना है उनको, तो वो करेंगे ही। आज तक वो रुके ही नहीं है। जनता का एको काम वो किए, जनता ने विरोध करते रहा, वो सुनवाई की है एको बार? किसान वहाँ लगे रहे, उनकी बात को सुनी गई? नहीं सुनी गई। तो बड़े नेताओं का ये बयान क्या कि किसी और राजनीति की तरफ है? आज मैंने पेपर में ये बातें पढ़ी है कि 27,000 विद्यालयों को एक में ही मर्ज कर दिया जाएगा, उसको क्लोज कर दिया जाएगा। आज के पेपर में अमर उजाला में हमने पढ़ा था, वही बात मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी सरकार आने से पहले कहीं इसकी गरीबी मिटा देंगे, तो गरीबी देखो कितना चरम पे है। कई पेट्रोल बेचेंगे 30 रुपये में, कहाँ बेच रही है 100 के पार। तो बीजेपी का जितना भी मुद्दा था अब जनता समझ चुकी है, उनके अब झांसे में नहीं आने वाली है। पूरी जनता बीजेपी के खिलाफ ही वोट करेगी। ये जो भी वोट पाएंगे वो सत्ता के अपना दुरुपयोग करके ही वोट वो पा सकते हैं, बाकी जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। जनता उनको वोट देने वाली नहीं है। वहीं अब पीएम मोदी का बयान आया है, सेफ है तो एक है। उससे पहले योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। उनके नेताओं ने भी कहा था एक रहोगे तो नेक रहोगे। सपा होल्डिंग लगा रही है पलटवार में कि जुड़ेंगे जीतेंगे। वहीं बसपा का फिर बयान आ गया, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस पर राजनीति के नई तरीके से शुरू होने की कोशिश है। नई कोशिश, नारे नए हैं जो वायरस के लैब से निकले हुए हैं, और कोशिशें वही इनकी नर्सरी हमेशा रही, हिंदू मुसलमान हिंसा करके। जिस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये बोलेगा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो वहाँ के जनता, वहाँ के अपराधियों का हौसला क्या होगा? यही कारण रहा कि इस कैमरा के सामने लोग मार के गोली जय श्री राम बोलने का काम किए। आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए की रणनीति से, क्योंकि पीडीए की रणनीति जो वही रणनीति है जो आज कई सौ कई हजार वर्ष पहले जो इन लोगों के ऊपर, मानव के ऊपर अत्याचार हुआ करता था, जो ये मनुस्मृति के तहत पिछड़ों दलितों को मंदिर में जाना, विद्यालय में शिक्षा ना लेना और अच्छे खाने अच्छे वस्त्र पे जो प्रतिबंध लगा था, आज उसी को दोहराने के लिए यही बटेंगे कटेंगे का नारा दे करके उनसे वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है। जब उन्हीं को वोट देना होता है, पिछड़े से आदरणीय अखिलेश जी आते हैं, तब पिछड़े को हिंदू नहीं समझा जाता। चाहे गौरी शंकर के मंदिर में अखिलेश जी पूजा करने जाते हैं तो गंगा जल से धुलवाने का ये भारतीय जनता पार्टी काम करवाती है। सीएम आवास धुलवाने का काम करती है। यहाँ तक जब कोरोना आ जाता है, कोरोना में इसी मुसलमान भाइयों को एक टारगेट करा करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के उनको जेल में भेजने का काम करती है कि कोरोना वायरस से मुसलमान फैला रहा है। इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल ना हो, क्योंकि किसानों के ऊपर सवाल ना हो, बेरोजगारी, महंगाई, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, मणिपुर जल गया, चीन घुस गया, बीफ कंपनी का निर्यात, गाय मांस का निर्यात देश में बढ़ गया, और कोरोना का धंधा चंदा, जब महिलाओं का बलात्कार उत्तर प्रदेश में, और हेड कांस्टेबल का बलात्कार हो रहा है, पुलिस की कस्टडी में डेथ हो रही है, इन पे पर्दा डालने के लिए कटेंगे बटेंगे नारा दे करके वहीं अयोध्या में हार जाने के कारण पूरा आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी में मंथन और चिंतन होता है। फिर ये लोग बहराइच का दंगा से लेकर के और कटेंगे बटेंगे नारा दे करके कहीं हिंदू और मुसलमान और घुसपैठी बांग्लादेश के नाम पे केवल ये चुनाव करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी अगर है, अगर कोई हिंदुओं के सबसे ज़्यादा कोई खतरा है, पिछड़ों, दलितों, गरीबों, दबे कुचले लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी की नीत नीयत से खतरा है। अगर हमारे जनमानस में गंगा जमुनी तहजीब का खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। संविधान, लोकतंत्र ये बदलना चाहते हैं, वहीं साथ साथ इस तरह से ये पेश आना चाहते हैं कि डरवा करके कहीं गोली के नाम से, कहीं बुलडोजर के नाम से। तो आज तमाम मुद्दे ये हैं कि सारे मुद्दों को भुलवा करके, सारे मुद्दे से ध्यान भटका करके केवल कटेंगे बटेंगे और हिंदू मुसलमान और बांग्लादेश घुसपैठी और पाकिस्तान अगड़े पिछड़े के नाम पे केवल ये परिवारवाद, और जबकि सबसे बड़ा पाखंडवाद
भारतीय जनता पार्टी करती है नफरत का नारा। और मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, भारत के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, एक हो जाओगे, जुड़ना होगा, क्योंकि भारत की आज़ादी में एक एक व्यक्ति जुड़ा था तब आज़ादी मिला है। आज उनसे ज़्यादा लोग खतरनाक हैं जो केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश में काबिज हैं। इन्हें क्यों नहीं 2 करोड़ पे ये वोट मांग लेते? नोटबंदी पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वोट मांगती? क्यों नहीं देश की सीमा के अग्निवीर पुलवामा या किसानों की आय दुगना, नौजवानों की नौकरी क्यों नहीं वोट मांग लेती? कहाँ चला गया अच्छा दिन अच्छा? काला धन कहाँ चला गया? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? नोटबंदी में आप कहे थे 90 दिन में मुझे फांसी पे चढ़वा देना। इन सब तमाम इनके झूठे पाखंड को भुलवाने के लिए फिर अंधभक्तों को अंधभक्त पैदा करके एक वायरस हिंदुत्व का डाल करके ये चुनाव केवल जीतना चाहते हैं। और इस तरह का चुनाव जब जब देश नहीं दुनिया में जब इस तरह की नीतियाँ प्रबल होती हैं तब तब असुरों और राक्षसों का योग बड़ा होता है। इसलिए भारत के खूबसूरती के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए और भारत के आज़ादी के लिए एकजुट होना जरूरी है। पीडीए जुटेगा और जीतेगा, संविधान लोकतंत्र बचाएगा और इन पाखंडवादियों को सबक सिखाएगा। क्या इन सब बयानों से विपक्षी दल कमजोर हो पाएगा? इससे नहीं कमजोर होगा, क्योंकि कमजोर नहीं हुआ, इनके बयानबाजी का कोई असर नहीं आया। ये तो बोले राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। तो पीडीए वाले, मैं भी कई चैनलों पे कई मौके पे मैंने भी बोलने का काम किया कि 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, सस्ता डीजल पेट्रोल कब लाएंगे। आपको एक बता दूं, आप महिला हैं, देश की आधी आबादी हैं, आधी आबादी की चूल्हा को फूंकती है, चलवाती है। आज लहसुन की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, सरसों के तेल, साबुन, दवा, पढ़ाई की कीमत क्या है? इस पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग ले। इन मुद्दों को भुलाने के लिए, इन मुद्दों को भटकाने के लिए केवल पाखंडवादियों के एक वायरस के नारे से केवल एक सांप्रदायिक रंग देकर के चुनाव ये जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं एक तरफ पीडीए को अपना भगवान मान करके, संविधान को अपना ग्रंथ मान करके, लोकतंत्र को अपना एक भव्य मंदिर मान करके अखिलेश यादव जी कहते हैं जब संविधान हमारा सुरक्षित होगा, लोकतंत्र खूबसूरत होगा, नौजवान खुशहाल होगा, हमारा गरीब मजदूर, नारी और सेना या अधिकारी से लेकर तमाम जनमानस जब खुशहाल होगा, तब हमारे लिए यही अच्छा कर्म होगा, यही हमारी पूजा होगी। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी केवल राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, कृष्ण के नाम पे एक दंगा, एक ऐसा ये नारा क्या है, बटेंगे कटेंगे का क्या नारा हो गया? आप जाएंगे अभी माइनॉरिटी के बस्ती में नारा लगाएंगे और एक थोड़ा सा उन्माद आपकी तरफ से होगा, उसे दंगा करवाने का काम करेंगे, फिर मुसलमान के नाम पे आप राजनीति करेंगे। इसलिए इस देश में अब भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत को लोग जानकर इनको नकार दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारती है, उसका सर्वे आता है कि 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार इनके बनने जा रही है। और इनसे ये घबरा करके ये लोग ये नारा दे रहे हैं, लेकिन पीडीए का एक नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, महिला अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए पीडीए के साथ, अखिलेश जी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हरवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हरवाने का काम करेंगे। देखना ये होगा 20 नवंबर को जो परिणाम आएंगे उसके क्या नतीजे होंगे, क्या भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।